एजुकेशन कैटलिस्ट। तो आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़ के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि थ्योरिस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। ऑल्दो हम थ्योरीज़ को बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे इन अनदर कंटेंट वीडियो। इसमें हम सिर्फ आपको थ्योरिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ क्लास। So question number 6. Theorists that extended the work of psychoanalytic theorist Freud are A. Erik Erikson, B. Carl Jung, C. Uri Bronfenbrenner, D. Alfred Adler. So for these codes are 1. B, C and D, 2nd A, B and D, 3rd A, C and D, and last one is A, B and C. तो आप इसमें क्या करते हैं, पहले आप हम समझे कि फ्रूड था कौन। तो जो फ्रूड था उसका फुल नेम सिगमंड फ्रूड था और ये बहुत ही मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनकी थ्योरीज़ हैं। यही इनको फादर ऑफ साइकोएनालिसिस भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही साइकोएनालिटिक थ्योरी दी है बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स लाइक ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। और इनकी बहुत सारी साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोएनालिटिक थ्योरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। पर फिर इनके जाने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनके ही कॉन्सेप्ट्स पे बिलीव करके कुछ थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने आगे कंटिन्यू किया। तो जैसे कि एडलर, हार्नी, जंग, एरिक्सन। तो इनके ऑल्दो कॉन्फ्लिक्ट्स, ये लोग बहुत आपस में डिफ़र करते हैं और इनके डिफरेंट थ्योरीज़ भी इनकी प्रपोज है, बट इन सब ने कहीं ना कहीं फ्रूड को ही बेस बना के आगे कंटिन्यू किया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एरिक एरिक्सन, कार्ल जंग एंड एडलर। तो ये हमारा हो गया A, B एंड D, दैट इज़ ऑप्शन सेकेंड सी। तो अब आप ये याद रखिएगा कि साइकोएनालिटिक को फ्रूड से जोड़ते हैं और फ्रूड जो है उसका कैरी फॉरवर्ड जो काम है वो एरिक एरिक्सन, कार्ल जंग और एल्फ्रेड एडलर ने किया था। एंड इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट आर इन साइकोएनालिसिस फ्रूड एंड एरिक एरिक्सन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टर्म्स रिलेट टू लैंग्वेज डेवलपमेंट? A. Syncretic, B. Semantic, C. Syntax, D. Pragmatics. And for these code are B, C and D, A, B and D, A, C and D and A, B and C. तो पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए कि होता क्या है। तो सिंक्रेटिक का मतलब होता है कि जब हम 2 या 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं, एकदम सेपरेट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको हम मर्ज करके एक यूनिक आइडिया बनाते हैं। जैसे होता है ना कि जब आप कुकिंग करते हैं तो आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिला के, एक हो गया आपका दाल हो गया, राइस हो गया और मसाले हो गए, तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिलके कुछ नया बनता है ना, एक नया टेस्ट आता है। तो ऐसे ही सिंक्रेटिज्म में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक मर्ज करके यूनिक आइडिया आता है, तो उसको हम सिंक्रेटिज्म देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है, अब आप सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स को एक साथ समझें। दोनों होते ही हमारे सेंटेंसेस के ही हैं कि मतलब सिमेंटिक्स भी सेंटेंस का मतलब है, प्रैग्मेटिक्स भी है। पर सिमेंटिक्स में क्या होता है कि जब हम जैसे हमने चिल्लाया, फॉर एग्ज़ाम्पल फायर किसी ने बोला, तो एक तो होता है फायर का लिटरल मीनिंग कि आप फायर मतलब आग, और किस कंटेक्स्ट में, अगर सपोज़ किसी बिल्डिंग के आगे किसी ने पैनिक होकर ज़ोर से चिल्लाया फायर या फिर आग 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 करके, तो इसका मतलब आग लगी है। तो वो हमारा प्रैग्मेटिक्स होता है कि जब आप कंटेक्स्ट को समझ के फिर उस चीज़ का मतलब लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको एकदम लिटरल ट्रांसलेट कर देते हैं, जैसे कि फायर मतलब आग, बस सामने क्या हो रहा है कुछ उसको लेना नहीं है, इनटेक नहीं करना इन्फॉर्मेशन, बस समझ लिया, तो वो हमारा सिमेंटिक्स होता है। फिर हमारा सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है कि हम जब एक सेंटेंस फॉर्म करना सीखते हैं तो उसे सिंटेक्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँ कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो ये एक सेंटेंस हो गया। अगर इसी को मैं बोलूँ आई इंग्लिश लर्निंग, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कौन सा सेंटेंस सही है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्यों? क्योंकि वो एक सेंस बना रहा है। तो इसको जो ऑर्डर में रखना होता है, जो एबिलिटी टू फॉर्म सेंटेंस होता है, तो दैट इज़ सिंटेक्स। हमारा ये स्टडी को बोलते हैं, जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, फ्रेजेस बनाते हैं, मुहावरे वगैरह सब बनते हैं, तो वो हमारा
सिंटेक्स होता है। तो हमारे इसमें देखा जाए, क्योंकि सिंक्रेटिक तो एक आइडिया है ना, तो वो तो लैंग्वेज का कंपोनेंट हुआ नहीं, पर सिमेंटिक्स, सिंटेक्स और प्रैग्मेटिक्स हमारा लैंग्वेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, या फिर आप कहिए टूल्स हैं, कि कुछ भी होता है तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लिंक्ड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी, दैट इज़ ऑप्शन 1 सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज थ्योरिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बिहेवियरिज्म? ए पैवलव, बी स्किनर, सी वॉटसन, डी वॉइट। और इसके कोड्स हैं बी सी एंड डी, ए सी एंड डी, ए बी एंड डी एंड ए बी एंड सी। तो हमारे बिहेवियरिज्म की थ्योरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरिज्म इस बेसिकली कि मतलब आप जैसे किसी को देख के, वो मतलब आप उस किसी को देख रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि वो अगर उसके आगे सपोज़ किसी ने कोई गाड़ी चला के गया तो उसका रिएक्शन क्या था, या फिर अचानक से बारिश हो गई तो उसका रिएक्शन क्या था। मतलब कि कोई भी हम एक्शन करते तो जो उसका रिएक्शन आता है उसको सिर्फ ऑब्ज़र्व करके उससे हमारा जो थ्योरीज़ निकलते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं, उसको बिहेवियरिज्म कहते हैं। जबकि हमारा जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है जो हमने पहले पढ़ा था, वो हमारे अंदर की बात है, मतलब कि वो आपके टोटल कॉग्निटिव यानी कि आपके माइंड के अंदर का जो चल रहा है साइकोलॉजी, वो सब चीज़ को रिलेट करता है। तो आप इन्हें मिक्स मत करिएगा। बिहेवियरिज्म थ्योरी बिल्कुल अलग है और साइकोएनालिटिक थ्योरी बिल्कुल अलग है। तो बिहेवियरिज्म थ्योरी को कंट्रीब्यूट किस किस ने किया था? सो इसका आंसर होगा, आप इसको याद भी कर सकते हैं। हमारे सबसे पहले बिहेवियरिस्ट जो थे हमारे बिफोर डॉक्टर फिल इज़ वन ऑफ द नोन फेमस बिहेवियर्स। तो उससे पहले इवान पावलोव थे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे, जॉन बी वॉटसन थे और बी एफ स्किनर थे। तो इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ दी हैं, कंसेप्ट्स दिए हैं, लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग। वो सब हम डिटेल में कंटेंट में अलग से एक एक थ्योरी लेके चलेंगे और वो डिस्कस करेंगे। पर अभी आपको इसको याद करने का एक तरीका है कि आप ये जो बिहेवियरिज्म है, ठीक है, अब एक सेकेंड, हाँ, तो अब इसमें आपको तो पता है पावलोव, स्किनर और वॉटसन है, अभी हमने देखा, पर आप इसको याद कैसे करेंगे? आप हर किसी का एक एक पहला लेटर उठा लीजिए, तो वो जाएगा PSW, P से पावलोव, S से स्किनर, W से वॉटसन। तो आपका बिहेवियर का थ्योरी हो जाएगा PSW, ठीक है। आई होप आपको ये याद रहे। तो जिनको प्ले स्टेशन खेलने का होता है तो वो PSW ऐसे करके याद कर सकते हैं, ऑल्दो उनका कुछ और होता है PS5, PS4, बट इधर आप PSW के नाम से याद कर सकते हैं। अगर आपको तब भी बिहेवियरिज्म का याद रह नहीं हो पा रहा है कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है PSW को ही साइकोएनालिटिक करनी है, तो फिर आप इसको BPSW कर लीजिए कि बिहेवियरिज्म, पावलोव, स्किनर, वॉटसन। BP तो आए दिन कोड वर्ड है ही हमारा बात बात पे BP हाई लो होता ही रहता है। तो BPSW बिहेवियरिज्म के पावलोव, स्किनर, वॉटसन। तो हमारा आंसर हो जाएगा A, B एंड C, डैट इज आंसर 4। अब हमारा 9th क्वेश्चन, अब हमारा इसमें है असर्शन कि when the elderly are not cared for by their children, they develop early dementia. And for that reason they have given is caring for the aged leads to a greater sense of well-being and this prevents onset of dementia. तो पहले हम समझते हैं, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि असर्शन और रीज़न टाइप क्वेश्चंस में आपको सिर्फ आपको इतना लाइन समझ में आना चाहिए कि वो क्या असर्शन दे रहा है और उसका कारण जो उन्होंने दिया है वो क्या है। अगर वो लॉजिकली सही बैठ रहा है तो उसका आंसर सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट आपको नॉलेज लगानी है उस सेंटेंस को समझने के लिए और फिर आपको सिंपल लॉजिक लगाना है। तो इन्होंने असर्शन में दिया है when the elderly are not cared for by their children they develop early dementia। मतलब कि जब हम बड़े लोगों का केयर नहीं करते, जब छोटे बच्चे जो होते हैं अगर वो बड़े लोगों का केयर नहीं करते हैं तो उसकी वजह से उनको डिमेंशिया जाता है। तो डिमेंशिया का मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान भूलने लग जाते हैं, अल्जाइमर और ये सब जो है ये इसके कारण होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और दिखाती हूँ, वो अल्जाइमर की वजह से हो सकता है या फिर आपके
जब लोग बूढ़े होने लगते हैं, एज होने लग जाती है, तो उनके प्रॉपर ब्रेन सेल्स काम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से वो चीज़ें भूलने लग जाते हैं, मेमोरी रिटेन नहीं हो पाती है, कुछ चीज़ कहीं रख के फिर भूल जाते हैं। जैसे आए दिन क्या होता है, आपने देखा होगा आपके घर में नाना नानी या दादा दादी होंगे, तो वो लोग चश्मा रखा होता है उनके सर पे, और तब भी वो चश्मा ढूंढ रहे होते हैं कि अरे चश्मा कहाँ रख दिया, तो वो भी एक डिमेंशिया का ही एक वो है सिम्टम। तो इसमें उन्होंने बोला है कि डिमेंशिया इस वजह से होता है, पर हालांकि ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। ये डिमेंशिया के सिर्फ यही रीजंस होते हैं, अल्जाइमर, लोअर बॉडी वेस्कुलर डिमेंशिया, और इसमें जो आपके पार्किंसन या ये सब जो अलग डिसीज़ हैं। बट जो ये इन्होंने बोला है कि बच्चों की वजह से या बच्चों के मिसबिहेवियर वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, पर जो कहते हैं ना कि मेन रीज़न वो ये नहीं होता है, तो इसलिए हमारा असर्शन इधर गलत हो जाएगा। फिर हमारा रीज़न, केयरिंग फॉर द एजेड लीड्स टू अ ग्रेटर सेंस ऑफ वेलबींग एंड दिस प्रिवेंट्स ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया। तो इधर इन्होंने बोला है कि अगर आपके किसी एजेड को अगर डिमेंशिया है, तो अगर छोटे बच्चे उनका ध्यान रखें या कोई भी उनका ध्यान रखे, तो डिमेंशिया होने से बच सकता है। तो फिर से मैं आपको यही बोलूँगी कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि एक तो वो रीज़न नहीं होता है, दूसरा आपका डिमेंशिया का कोई क्योर नहीं होता है। जितने भी डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं या फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ उस कंडीशन को कंट्रोल करने का होता है, क्योर करना नहीं होता है। वो ठीक नहीं होते हैं, बस उनका कंडीशन जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, भूलने का प्रोसेस कम हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो मेडिसिन देते हैं सिर्फ कंट्रोल करने की। तो अगर आप केयर करें ना करें, वो एकदम अलग चीज़ हो गई है, बट उसका जो एक्चुअली कोई क्योर है ही नहीं डिमेंशिया का, तो ये डायरेक्टली गलत हो जाता है। हालांकि ये सब चीज़ें जो केयरिंग है, ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंसान को एक पर्टिकुलर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देता है कि मतलब आप इम्पॉर्टेंट हैं अभी भी अपने बच्चों की नज़रों में, ये सब करके। तो वो आपके कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, बट मेन रीज़न नहीं होता है। तो इसलिए इस हिसाब से हमारा इधर असर्शन और रीज़न दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, सी। फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन की असर्शन है, स्टडीज़ हैव ऑल्सो शोन दैट बाइलिंगुअल चिल्ड्रन अचीव हायर स्कोर्स देन मोनोलिंगुअल ऑन अ नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी। इधर बोल रहा है कि जितने हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट या फिर ये सब टेस्ट होते हैं, आईक्यू टेस्ट होते हैं, तो उसमें जो बच्चे 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं या 2 से ज़्यादा बोल सकते हैं, उनके ज़्यादा नंबर आते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे 1 लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो असर्शन में वो ये बोल रहा है। तो उसका रीज़न उसने दिया है कि बाइलिंगुअलिज्म ट्रेन्स चिल्ड्रन टू फोकस देयर अटेंशन ऑन द रेलिवेंट वेरिएबल्स इन द कंटेक्स्ट पर्टिकुलरली डेट इज़ एम्बिग्यूअस और कॉन्ट्राडिक्टरी। तो उसमें वो रीज़न क्या बोल रहा है कि जब बच्चा बहुत तरह की लैंग्वेज सीखता है या बहुत सारी चीज़ें एक साथ करता है, तो वो उसके माइंड को ट्रेन कर देता है। मतलब कि एक तरीके का वो एकदम माइंड ट्रेन हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी धीरे धीरे फ्लो में आ जाती है ना। अगर कोई बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो रेस में कौन जीतेगा? ऑब्वियसली आप जीतोगे, क्योंकि आपकी बॉडी मोर कंपैटिबल है। तो इसी हिसाब से जो अपने दिमाग को बहुत ट्रेन करते हैं, तो उनके ज़्यादा नंबर आएंगे आईक्यू में। तो असर्शन और एकदम सही है और रीज़न भी इसका सही है। तो इधर हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया हो, पर अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमारे संग टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम आपको रेगुलर डिस्कशन होता ही है, और बीच बीच में क्विज़ भी लेते हैं। एंड अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें मेल पे लिख सकते हैं examination.catalyst@gmail.com। और आप हमारे संग इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी हमने एग्जामिनेशन कैटलिस्ट का पेज बनाया है। सो यू कैन फॉलो दैट फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स कि कौन सा वीडियो आ रहा है। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को बोलिए, जिससे ज़्यादा ग्रुप स्टडीज़ ऑलवेज़ बेनिफिशियल। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।
अगर मैं आपको पढ़ाती हूँ तभी मेरा भी नॉलेज थोड़ा और इंक्रीज़ हो रहा है. तो do always like, share and comment and subscribe the channel. Thank you.